एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसे कहते हैं रासायनिक सहयोग के नियम। ये रासायनिक सहयोग के नियम में आपको कई नियम पढ़ने हैं। इसमें 4 नियम हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण नाम से ही जैसे पता लग रहा है कि जो द्रव्य होता है ना तो उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे आपका मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा एक अभिकारक है। इसमें जो कैल्शियम है इसका परमाणु भार होता है 40 और कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर 16। तो इस हिसाब से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम भार अनुसार मिलेगा। तो अभिक्रिया से पहले, रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो हमारे अभिकारक था उसका जो भार है वो भार अनुसार कितना है 100 ग्राम। अब हम इसे 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। तो 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो इसका विघटन हो जाएगा और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। अब हम यहाँ पर इनके भार देखते हैं कि यहाँ पर इनके भार कितने होंगे। तो कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो 40 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इस हिसाब से अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 56 ग्राम। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमें कितना प्राप्त होगा अभिक्रिया के बाद 56 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 2 × 16। तो इस हिसाब से ये हमारा कितना प्राप्त होगा, ये हमारा 44 ग्राम। कितना होगा 44। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, तो कुल मिला के 100 ही आएगा, 100 ग्राम। इसका मतलब है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान का जो भार था वही था और अभिक्रिया के बाद भी हमें वही प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब है कि द्रव्य जो है वो अविनाशी है, उसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। ये लेवोसियर ने 1774 ईस्वी में लिया था। ये बात आपको याद रखनी है। जो हमारे लेवोसियर जो है वो पितामह हैं हमारे रसायन विज्ञान के, और उन्होंने ये नियम दिया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उनका परमाणु भार होता है वो अभिक्रिया के बाद भी उतना ही रहता है। तो ये हमारा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद नंबर 2 पे है गुणित अनुपात का नियम। तो दूसरा नियम है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम प्राउड्स ने दिया था। प्राउड्स ने 1799 में दिया था। इनके अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि जैसे हमारा H2O है, तो H2O में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका रेशियो क्या है। तो जैसे हाइड्रोजन है इसका 2 होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, इसका परमाणु भार होता है 16। तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर जो पानी का अनुपात है वो कितना है हमारा 1:8। अर्थात जो जल है तो जल में ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, ऑक्सीजन कितना है हमारा 1 और हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं 2। तो इस हिसाब से जो जल है, जल में कैसा रेशियो होता है 1:8 का। अब जैसे पानी है, पानी हम समुद्र से ले आए तो समुद्र में भी हमारा यही रेशियो होगा। कुएं का ले लें, वर्षा का ले लें, तालाब का ले लें, नाली का ले लें, पोखर का ले लें,
रासायनिक विधि द्वारा जल को बनाएं, अगर किसी रासायनिक विधि द्वारा जल भी बना रहे हैं तो उसका अनुपात हमारा यही होगा। इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक, जो भी हमारा ये यौगिक है H2O, रासायनिक यौगिक में जिसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, सदैव भार अनुसार वो कैसा होता है, निश्चित होता है। तो ये भार अनुसार हमेशा 1:8 में होगा। इसी तरह अगर हम CO2 ले लें, CO2 में क्या है, CO2 में कार्बन है, इसका भार कितना है 12, और जो हमारी ऑक्सीजन है इसका 2 कितना हो जाएगा 16, मतलब कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32। तो इसका जो अनुपात भार अनुसार रहेगा 3 क्या रहेगा 8। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे इसके पहले मैंने बताया था कि जैसे हम CaCO3 का अपघटन करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, किसी भी स्रोत से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो उसका भार जो होगा वो 3:8 ही होगा। इसे स्थिर अनुपात का नियम है।